हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे और आज हम पार्ट 8 चतुर्भुज में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक जबरदस्त स्कोर लाने की। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप एक काम करेंगे, आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 यहां दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, देखो विकर्ण परस्पर लंबवत किसमें किसमें होते हैं? दो चीजों में होते हैं। अगर वो समचतुर्भुज है या तो वो वर्ग है ना। इन दोनों के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंबवत भी होते हैं, लंब समद्विभाजक भी होते हैं। लेकिन यहां पर बोल रहा है भाई कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसा बोल सकते हो कि समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन वो स्पेशल केस है। यहां बोल रहा है दुनिया का कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, क्या उसका विकर्ण परस्पर लंब होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। ये कथन असत्य है। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो कारण में आप यह बताएंगे, अब इन दोनों में खास बात क्या है कि इन दोनों का जो सभी भुजाएं हैं, सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। तो सभी भुजाएं जब बराबर होंगी, सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तब तो आप बोल सकते हैं कि हाँ विकर्ण जो है वो परस्पर लंबवत होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, तो ये आयत का भाई होता है। आयत का भाई कहने का क्या मतलब है कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बस आमने सामने की। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए इसका विकर्ण बराबर भी नहीं होता है और इसका विकर्ण जो है वो क्या होता है? लंबवत भी नहीं होता है। क्लियर है बातें कि कारण क्या देना है, ये कथन असत्य क्यों है, ये सारी बातें आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण इतने इतने हैं, तो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप आपको ज्ञात करना है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या बात हो रही है। बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है आपके पास, कुछ इस प्रकार का। इसका नाम लिख दिया ABCD। यहाँ पर दो कोण, दो सम्मुख कोण आपको दिए गए हैं, इनका माप आपको दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भाई समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल C है, एंगल A बराबर एंगल C है, जिनका माप हमें पता है। एक का माप है 3x - 98 और दूसरे का माप है 50 - x। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से x का मान बताओ। x को इधर ले आओ, 3x धन x बराबर 50 + 98, ये हो गया 4x, ये 9 × 5 = 14, 148 हो गया। तो x का मान यहां से आप निकाल पाएंगे 148/4, मतलब कि 4 × 3 = 12, 2 = 14 और 28 हो गया, 4 × 7 = 28। मतलब x का मान आ गया 37 डिग्री। जब आप 37 का मान या तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रखना मुझे आसान लग रहा है। जब आप 37 यहाँ पर रखते हैं 50 - x में, तो 50 - x मतलब कि 50 - 37, तो ये आ जाता है 13 डिग्री। मतलब कि ये वाला जो कोण है उसका मान आ चुका है कितना? 13 डिग्री। इसका भी मान कितना आ चुका है? 13 डिग्री। क्लियर है बातें? हमें क्या करना है? हमें चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण का। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है, तो इसका और इसका जो योगफल होता है वो कितना होता है? इन दोनों का योगफल जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो 13 प्लस एंगल B, ये कितना होना चाहिए? 180 अंश के बराबर। क्लियर है बातें? ये क्या है? आपस में एडजेसेंट एंगल है, तो इनका योगफल कितना होता है? इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका भी योगफल 180 के बराबर होगा, या इसका भी योगफल जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां से आप एंगल B का मान निकालेंगे कितना? 180 - 13। 180 में से आप जब 10 को माइनस करते हैं तो 170 और 3 और माइनस करेंगे तो 167 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब है ये वाला कोण 167, तो इसके सामने वाला भी कोण कितना? 167 डिग्री का आ जाएगा।
क्लियर है बातें? एकदम आसान क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। बोल रहा है संलग्न आकृति में ABCD तथा AEFG जो दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक बड़ा सा है और एक उसका छोटा भाई अंदर है। एक बड़ा समांतर चतुर्भुज है, एक बच्चा समांतर चतुर्भुज है। आगे यदि कोण C का मान 55 है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ही, सारे ही हैं लेकिन ये बार बार आपके एग्जाम में बार बार देखा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोण C का मान कितना है? 55 डिग्री है। तो बोल रहा है कोण F का मान बताओ, F कहां है? यहां पर है। क्लियर है बातें? अब ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, तो इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 55 तो ये वाला 55 हो जाएगा, क्योंकि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चा समांतर चतुर्भुज पे आ जाओ। AEFG एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। AEFG क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण सम्मुख कोण है, दोनों बराबर होंगे, मतलब F का भी मान कितना आ जाएगा? 55 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बातें? बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 में क्या बोल रहा है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यहां पर दिया भी है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये वाला कोण 75 डिग्री है तथा भुजा AC को दर्शाए, चित्र में दर्शाए अनुसार E तक बढ़ाया गया है। तब x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हम अभी खेल रहे हैं क्या? अति लघुत्तरीय, छोटे छोटे प्रश्न, बच्चे वाले प्रश्न। तो यहां पर ध्यान देना, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो लिखेंगे x प्लस 75 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? x का मान यहां से फटाफट निकालोगे, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री मतलब कि 105 डिग्री, 105 अंश आ गया है x का मान। तो x की जगह लिख देंगे 105 अंश, x की जगह कितना आ चुका है? 105 अंश। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब ध्यान से देखना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इनकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समांतर होंगी, मतलब AB समांतर हो जाएगा किसके? CD के। AB किसके समांतर है? CD के। और इसको मैंने एक तिर्यक रेखा का नाम दे दिया, किसको? BC को। BC यहां पर क्या है? एक तिर्यक रेखा है, तो BC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। क्लियर है बात? BC एक तिर्यक रेखा है। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये वाला एकांतर अंतःकोण बन जाएगा, एकांतर अंतःकोणों के युग्म हो चुके हैं ये दोनों। कौन कौन? x बराबर y लिखेंगे, एंगल x बराबर एंगल y, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? एकदम बढ़िया, ठीक है। तो जब x का मान 105 है तो y का भी मान कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। तो आपके पास x का भी मान आ गया 105 और आपके पास y का भी मान कितना आ चुका है? 105। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बात करेंगे दोस्त प्रश्न संख्या 5 की। ध्यान देंगे, यहां पे दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तब कोणों का योगफल क्या होगा? x, y और z का योगफल पूछ रहा है आपसे। ध्यान देना, यहाँ पे x, y और z का योगफल पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर ये वाला z है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने के मतलब कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये z है तो ये भी कितना हो जाएगा? z। अब आपको दिख रहा होगा ACD एक त्रिभुज है, त्रिभुज ACD में इन तीनों कोणों का योगफल कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का योगफल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री इज द राइट आंसर। कोई डाउट है यहाँ पर? एकदम क्लियर है, ठीक है। बढ़िया मजेदार ट्रिकी क्वेश्चन था ये। बात करेंगे अब हम अपने अगले प्रश्न की, बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। तो अभी तक हमने 1 से लेके 5 तक अति लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे। यहां पर दिया है ABCD एक आयत है। ABCD जो फिगर में आपको दिख रहा है ABCD, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। P, Q, R, S
इन तीनों के, इन चारों के मध्य बिंदु है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। मैंने आपको बहुविकल्पी में भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं कि यहां पर अगर आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो सम चतुर्भुज मिलता है, याद भी रखना है। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तब क्या मिलेगा आपको? आयत मिलता है। क्लियर है बातें? अभी वो भी क्वेश्चन आएगा, नहीं आए या आए, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाया, समचतुर्भुज सिद्ध करो, ये। और दूसरा कौन सा? कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया और आयत सिद्ध करो, ये। तो आइए यहां पर देखते हैं, एक आयत दिया गया है और आपको एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसका नियम ये कहता है, पहला स्टेप ये कहता है कि भाई जो दिया हुआ अंदर PQRS आपको दिख रहा है, PQRS को सबसे पहले आपको सिद्ध करना होगा कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम PQRS को क्या सिद्ध करने वाले हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? हमें एक सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो जैसे ही इसकी संलग्न भुजाओं को एडजेसेंट साइड्स को आप बराबर करेंगे, को बराबर करने पर ऑटोमेटिक ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रोम्बस में, मतलब कि सम चतुर्भुज में। ध्यान देना, दो बातें याद रखनी है, दो बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली बात ये है कि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं, मतलब कि जैसे ये PS है और ये PQ है, ये दोनों पास पास की भुजाएं हैं, इनको आप अगर आपस में बराबर कर देते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज किस में बदल जाता है? सम चतुर्भुज में। पहली बात। दूसरी बात, मान लो आपको आयत सिद्ध करना है, आयत, तो आप पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, और समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण अगर आपने 90 डिग्री के बराबर सिद्ध कर दिया तो वो समांतर चतुर्भुज किस में बदल जाएगा? आयत में। दोनों बातें याद हो गई कि आयत कैसे सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज से 90 डिग्री के बराबर करके, और समांतर चतुर्भुज से सम चतुर्भुज कैसे सिद्ध करना है? कोई भी संलग्न भुजाओं को आपस में बराबर करके। क्लियर है इतनी बातें? तो आओ इसको खेलते हैं। सबसे पहला काम है हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का, किसको? PQRS को। यहां पर हम लगाने वाले हैं मध्य बिंदु प्रमेय। क्या? मध्य बिंदु प्रमेय। कैसे खेलेंगे? ध्यान देंगे यहां पे कैसे खेलना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि P और Q AB तथा BC का मध्य बिंदु है। ये लिख लो, P तथा Q क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं। AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, ये AB का मध्य बिंदु P हो गया, BC का मध्य बिंदु Q हो गया। अब आपको मध्य बिंदु प्रमेय में पढ़ाया गया है कि जब मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा हो जाएगी। त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूं मैं, ABC। तो इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा तीसरी भुजा के आधे होता है। तो ये बात लिखेंगे PQ समांतर हो जाएगा AC के, PQ समांतर हो जाएगा। पहले लिख लो, त्रिभुज का नाम भी तो लिखना पड़ेगा, त्रिभुज का नाम भी तो लिखना पड़ेगा भाई। लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? ABC में, ABC में क्या हो रहा है? PQ समांतर है AC के, PQ समांतर है AC के, तथा PQ आधा भी है, किसके? AC के। ये दो बातें क्लियर हैं। जो खेल आपने इस AC लाइन के नीचे खेला है, मतलब कि त्रिभुज ABC में खेला है, वही खेल आप ऊपर खेलेंगे, मतलब त्रिभुज ADC में खेलेंगे। ADC में सबसे पहली बात कि S और R क्रमशः AD तथा CD का मध्य बिंदु है। ये बात लिखेंगे कि S तथा R क्रमशः किसके किसके मध्य बिंदु हैं? ये S है AD का, AD तथा दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा? यहां पर CD के मध्य बिंदु हैं। कोई दिक्कत? यहां तक के मध्य बिंदु हैं। ये पता चल गया कि ये दोनों मध्य बिंदु हो जाएंगे इन दोनों के। और आपको पता है कि त्रिभुज ADC में इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड SR, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड SR
AC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, मतलब SR समांतर हो जाएगा, SR समांतर हो जाएगा किसके, AC के, और क्या SR जो है वो आधा भी हो जाएगा किसके, AC के। इसको समीकरण 1 बना दिया, इसको समीकरण 2 बना दिया। ये बात जो हमने लिखा है ये भी लिख दो कि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। ऊपर भी लिख लेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय से, कारण भी लिखना होता है। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता भी है यही तरीका है, यही इतना तरीका है समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। अब आप समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं कि भाई ये PQ AC के भी समांतर है, SR AC के समांतर है। जब ये दोनों आप AC के समांतर हैं तो ये दोनों आपस में भी समांतर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से पहली बात मैंने क्या बताया कि दोनों AC के समांतर हैं तो दोनों आपस में भी समांतर होंगे। PQ समांतर हो जाएगा SR के, PQ समांतर हो जाएगा किसके, SR के, और PQ बराबर भी हो जाएगा किसके, SR के। बराबर कैसे हुआ सर, बराबर देखो कैसे हुआ, जब PQ भी बराबर है हाफ ऑफ AC के, SR भी बराबर है हाफ ऑफ AC के, ये दोनों चीजें बराबर एक ही चीज के बराबर हैं, ये भी आधे AC के बराबर, ये भी आधे AC के बराबर। तो जब दायां पक्ष आपस में बराबर है तो ये बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, मतलब PQ बराबर हो जाएगा किसके, SR के। आपने क्या सिद्ध कर दिया, आपने ये सिद्ध कर दिया कि PQ जो है वो समांतर है SR के, और ये PQ बराबर भी है SR के। तो मैं बोल सकता हूं कि जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर भी हैं, बराबर भी हैं, अगर आपने ये किसी भी चतुर्भुज में सिद्ध कर दिया कि आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं, बराबर भी हैं, तो इस चतुर्भुज का एक नाम दे सकते हो आप, कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे कि भाई ये जो PQ, ये जो अपना PQRS दिख रहा है, ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इनकी आसन्न भुजाओं को, मतलब संलग्न आसन्न बात एक ही है, आसन्न भुजाओं को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। कैसे करना क्या चाह रहा हूं मैं चाहता हूं ना कि ये वाली, अब ये समांतर चतुर्भुज तो हो गया, ये कहानी आपको समझ में आ चुकी है कि भाई ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इनकी आसन्न भुजाओं को कैसे बराबर करेंगे, मतलब कि मैं चाहता हूं कि ये वाली भुजा और इसके पास वाली ये भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। जब भी किसी समांतर चतुर्भुज में आप आसन्न भुजाओं को बराबर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सम चतुर्भुज। क्या बन जाता है, सम चतुर्भुज, जो हमें सिद्ध करना है। तो हमारा काम है PQ और PS को आपस में बराबर करने का। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अब हम लिखने वाले हैं, ध्यान देना यहाँ पे, अब हम लिखने वाले हैं त्रिभुज PAS और PBQ में, त्रिभुज PAS तथा PBQ में, त्रिभुज PBQ में अगर मैं किसी भी जुगाड़ से अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये वाला जो अपना PAS त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, और ये वाला जो अपना PBQ त्रिभुज दिख रहा है, अगर मैं किसी तरह से इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर देता हूं, जैसे ही सर्वांगसम होंगे, बाई CPCT आप लिख सकते हो कि भाई ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, काम खत्म। तो अपना मेन गोल जो है वो क्या है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करने का। और सर्वांगसम सिद्ध करना भी बड़ा ही आसान है। कैसे, ध्यान देंगे, सबसे पहले P इसका मध्य बिंदु है, तो मैं लिख सकता हूं कि PA जो है वो PB के बराबर है। पहला पॉइंट क्या, PA बराबर हो जाएगा PB के, क्यों, क्योंकि P मध्य बिंदु है AB का, P AB का मध्य बिंदु है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट की बात करूं अब मैं, ठीक है, ये एक आयत है ABCD, तो मतलब ये वाला भी 90 अंश का कोण है और ये वाला कोण भी कितने का है, 90 अंश का। तो ये बात लिखेंगे कि PAS एंगल PAS बराबर एंगल PBQ क्यों, 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या हो जाएगी भाई, तीसरी बात आप लिख सकते हैं यहां से। तीसरी बात ध्यान देना, जब ये एक आयत है तो ये पूरा AD पूरे BC के बराबर है, मतलब ये आधा AD आधे BC के बराबर होगा, मतलब ये AS जो है वो BQ के बराबर होगा। भाई ये मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है,
तो जब पूरे के बराबर है तो ये आधा आधे के बराबर हो जाएगा, तो ये बात लिखेंगे AS बराबर BQ। तीसरी बात क्या है, AS बराबर BQ। क्यों हो गया ऐसा, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ AD बराबर हाफ ऑफ BC। आधा AD जो होगा वो आधे BC के बराबर होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। कोई दिक्कत इन तीन बातों में? जब कोई दिक्कत नहीं है तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हो चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज PAS जो है वो सर्वांगसम हो चुका है किसके, त्रिभुज PBQ के, त्रिभुज PBQ के। ये दोनों त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांगसम हुए? नियम जानने के लिए आपको एक त्रिभुज पकड़ना है, बताना है कि ये वाली भुजा का यूज हुआ है, इस वाले कोण का, और इस वाली भुजा का, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं, आप बाई CPCT लिख सकते हैं PS बराबर PQ। तो लिख दूंगा मैं PS बराबर PQ। क्यों लिखा है ऐसा, CPCT से। अब जैसे ही आपने इनके आसन्न भुजाओं को आपस में बराबर किया है, तुरंत के तुरंत ये जो समांतर चतुर्भुज था PQRS, जो समांतर चतुर्भुज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है सम चतुर्भुज। तो ये बात लिख देंगे एक बार ये बात यहां पर लिख देंगे कि PQRS, कलर चेंज करने दो मुझे, हाँ ये बात यहां पर लिखेंगे कि PQRS समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं, PQRS समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं, ध्यान देना यहां पे, चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं PS बराबर PQ हो चुका है, PS बराबर क्या हो चुका है, PQ हो चुका है। इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज हो जाएगा, PQRS एक समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो ये कॉन्सेप्ट था। मैंने ये भी साथ साथ में बता दिया कि अगर यहां पर समांतर चतुर्भुज यहां पर आयत से क्या सिद्ध करना था, समचतुर्भुज। एक सवाल और आता है समचतुर्भुज से आयत सिद्ध करना। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, एक तो ये वाला और एक इसका भाई, NCERT में दोनों क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ आना चाहिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। ये रहा दोस्त आपका प्रश्न संख्या 7। यहां पर बात हो रही है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR तथा S क्रमशः भुजाओं इतने के मध्य बिंदु हैं, AC उसका विकर्ण है, AC उसका विकर्ण भी है। तो ये तीन बातें आपको सिद्ध करनी है। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दें, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बड़ा ही आसान है, SR AC के पैरेलल है, SR AC के आधा है। ये हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे और चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। कैसे? बात करेंगे त्रिभुज ADC की, बात करेंगे त्रिभुज ADC की। कौन से त्रिभुज की? ADC की, जिसको मैं रंगीन कर रहा हूं अभी, है ना। ये रहा ADC। इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखें तो AD का मध्य बिंदु कौन है? AD का मध्य बिंदु आपको दिख रहा है, ये सर AD का मध्य बिंदु S हो गया, CD का मध्य बिंदु R हो गया। तो ये बात पहले लिख लो कि त्रिभुज ACD में S तथा R, AD तथा CD के S तथा R क्रमशः AD तथा CD के मध्य बिंदु हैं, CD के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। आगे की कहानी देखना। जब हम किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं आपस में, तो जो रेखाखंड बनती है वो तीसरी भुजा के क्या होती है? वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी भी होती है। किस प्रमेय के अनुसार? मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? तो ये SR जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? AC के
SR समांतर हो जाएगा AC के, और SR जो है वो आधा भी हो जाएगा किसके, AC के। क्लियर है बातें, ये दोनों बातें क्लियर हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो प्रूव हो चुका है, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर सिद्ध होती हुई दिख रही होंगी। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट का, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट का यूज भी कर रहे होंगे। ध्यान देना, सेकंड पार्ट में जो कहानी आपने ऊपर खेली है बिल्कुल वही सेम टू सेम कहानी आप कहाँ खेलेंगे, नीचे खेलेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 भी बना देते हैं। इन दोनों बातों को हमने क्या बना दिया, समीकरण 1। क्लियर है बातें, ठीक है। जो कहानी ऊपर वही कहानी बिल्कुल नीचे भी। तो नीचे की कहानी ये है, ध्यान देना यहाँ पे। नीचे हम त्रिभुज एक लेंगे ABC। नीचे का त्रिभुज कौन सा लेना है, ABC। तो ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ABC। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, त्रिभुज ABC में आप देख पा रहे होंगे P AB का मध्य बिंदु है और जो Q दिख रहा है वो BC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे P तथा Q क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं। AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ये बात क्लियर है क्या, मध्य बिंदु हैं। क्लियर, ठीक है। अब भाई जब मध्य बिंदु है, जो खेल ऊपर वही खेल नीचे, मतलब इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा PQ वो AC के समांतर होगा और AC का आधा भी होगा। तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार PQ जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, AC के, और साथ साथ में जो PQ है वो आधा भी हो जाएगा किसके, वो PQ आधा भी हो जाएगा किसके, AC। PQ बराबर 1/2 AC, PQ बराबर 1/2 AC। क्लियर है बातें। तो इसको बना दिया मैंने समीकरण संख्या 2। अब ध्यान से देखना, हमें सिद्ध क्या करना है, PQ बराबर SR। दो लाइन देखना है बस आपको, दो लाइन। कौन कौन सी दो लाइन, एक तो ये वाली बात देखनी है आपको, और एक ये वाली बात देखनी है। देखना, ये भी 1/2 AC के बराबर है, ये भी 1/2 AC के बराबर है। दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो दोनों का बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये खेल खेलो, जल्दी से लिख दो यहां से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि ये PQ बराबर हो जाएगा किसके, SR के। PQ बराबर किसके हो जाएगा, SR के। बात हो गई कंप्लीट, ठीक है। ये इसके बराबर, तो PQ SR के बराबर, जो हमें सेकंड पार्ट में सिद्ध करना था। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कहानी है, एक बार पढ़ोगे ध्यान से। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आप ऐसा सिद्ध कर दो कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आपने देखा, आपने क्या देखा, कहाँ गया कि PQ बराबर SR है, PQ बराबर SR है, ये आपने यहां पर सिद्ध किया है, इसको लिख दिया। एक बात, PQ बराबर SR कर दिया और PQ जो है वो समांतर भी है किसके, SR के। PQ जो है वो समांतर भी किसके है, SR के। ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये भी समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, दोनों AC के समांतर हैं, ये भी AC के समांतर है, ये भी AC के समांतर है, तो ये दोनों आपस में भी समांतर होंगे। तो PQ समांतर भी हो जाएगा किसके, SR के। तो जब आपने किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की सम्मुख भुजाओं को आपस में समांतर भी कर लिया, आपस में बराबर भी कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बातें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये जो इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन में यूज होता है। हर एक क्वेश्चन में आपको बार बार समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। देखेंगे प्रश्न संख्या 8 में क्या बातें हो रही हैं। प्रश्न संख्या 8 में बात हो रही है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ क्रमशः शीर्षों से A और C से विकर्ण BD पर लंब है। मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है, A से इस पर लंब डाल दिया गया, C से इस पर लंब डाल दिया गया। तो ये दो बातें हमें सिद्ध करनी है। ध्यान देंगे यहाँ पे, सबसे पहले बोल रहा है कि APB CQD के क्या होगा, APB जो है वो त्रिभुज CQD, ये त्रिभुज है, त्रिभुज CQD के सर्वांगसम होगा। ध्यान देंगे कैसे, कौन कौन सा त्रिभुज है, पहले इनको रंगीन करते हैं। APB, ये वाला APB हो गया, और इसके जस्ट ऊपर आपको दूसरा दिख रहा होगा CQD,
तो इसको भी पकड़ लेंगे और इसको भी रंगीन कर देंगे, है ना। इन दोनों को आपको क्या करना है भाई, सर्वांगसम सिद्ध करना है। फटाफट से करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये तो, और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देंगे। यहाँ पर इन दोनों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसके समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी समांतर है सी डी के, और बी डी एक तिर्यक रेखा है, तो इसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। इसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये 90 अंश का है और यहाँ पर ये 90 अंश का है, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या? तीसरी बात ये है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कौन सा नियम लग रहा है? एंगल एंगल साइड। क्या एंगल एंगल साइड होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा नहीं होता? ये ASS नहीं होता। क्लियर है बातें? एकदम बढ़िया। तो ये तीन बातें लिख दो फटाफट से, पहला वाला अपना सिद्ध हो जाएगा। तो पहले वाले में लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में। पहली बात क्या बताया था मैंने? पहली बात ये कि एंगल ABD ABP लिख दो, एंगल ABP, ये एकांतर अंतःकोण वाला लिख रहा हूं मैं। ये क्या है? ABP बराबर हो जाएगा किसके? CQD के, CDQ के, एंगल CDQ के। कैसे? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और दो बातें बताओ भाई, और दो बातें क्या क्या लिखनी पड़ेंगी? एक तो हमने एकांतर अंतःकोण लिख दिया, अब 90-90 वाले को बराबर कर दो। APB बराबर CQD, APB बराबर CQD 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात क्या बताया था मैंने कि ये आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं जो समांतर कोण की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। AB बराबर CD, AB बराबर CD लिख देंगे, AB बराबर CD। क्यों? सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, समझ गए ना? समांतर कोण की सम्मुख, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर है बातें? तीन बातें क्लियर हैं? ये तीन बातें क्लियर है तो ये जो अपना त्रिभुज APB है ये सर्वांगसम हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। कौन से नियम से? कौन से नियम से? तो यहाँ पर नियम लग रहा है एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा नियम के अनुसार। क्लियर है बातें? तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। इसका सेकंड पार्ट ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट में बात हो रही है, ये फर्स्ट पार्ट था कि AP बराबर CQ, AP CQ दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब हम CP/CT से लिख सकते हैं कि जो भुजा AP है वो भुजा CQ के बराबर होगा बाय CP/CT, है ना। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। यहाँ पर दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर रुक जाओ पहले। AB बराबर AC है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, ऐसा हमें दिया है, ऐसा हमें दिया है। तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो लिखेंगे एंगल ABC बराबर एंगल ACB, एंगल ACB, AB के सामने ACB और AC के सामने ABC बराबर हो जाएगा। मान लिया कि किसके बराबर है? दोनों को कुछ मान लो भाई। एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 1 के बराबर है माना। क्लियर है बातें? ठीक है, यहाँ पर कारण भी लिख देना कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको भी मैंने एंगल 1 मान लिया है, इसको भी मैंने एंगल 1 मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे। भुजा AD बाह्य कोण PAC को समद्विभाजित करती है। अच्छा, ऐसा हो रहा है। यहां देखना जरा, ये जो भुजा AD है ये इस पूरे कोण को, ये जो बाह्य कोण है इसका, ये वाला पूरा PAC, इसको भुजा AD दो बराबर बराबर भागों में काटती है, तोड़ती है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या? बराबर। तो इसको भी मैंने कोण 2 बोल दिया, तो ये वाला भी कितना बन जाएगा? कोण 2 बन जाएगा। तो ये बात भी लिख लेंगे। लिखेंगे एंगल PAD बराबर एंगल CAD, एंगल CAD बराबर एंगल PAD। क्यों? अच्छा, ये माना भी लिख देंगे, बराबर एंगल 2 माना, बराबर एंगल 2 माना।
क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी तो जो क्वेश्चन पढ़ रहा था वही लिख रहा हूं मैं, जो यहाँ पर दिया है वही बात लिखी जा रही है। तथा डीसी समांतर है एबी के। ये जो एबी है और डीसी है ये दोनों आपस में क्या है? समांतर हैं। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, इसका हालचाल बाद में देखेंगे, इसकी बात बाद में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले हमें सिद्ध करना है कि DAC बराबर BCA हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है कि DAC मतलब ये वाला जो कोण है वो BCA मतलब कि इस कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब फाइनली आपको सिद्ध ये करना है कि एंगल 2 बराबर एंगल 1। बड़ा ही आसान है। कैसे? हमें पता है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन बाह्य कोण था भाई? कौन बाह्य कोण था? कौन बाह्य कोण है? PAC बाह्य कोण है। PAC ये पूरा का पूरा बाह्य कोण है। एंगल PAC बाह्य कोण है, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल है। अब जब ये बाह्य कोण है तो आपको एक थ्योरम पता है कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो अपने दूर के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। एक बार यहां समझेंगे, ऐसा कुछ दिया है सीन, ऐसा कुछ सीन दिया है और ये बाह्य कोण है। ये वाला जो कोण है वो क्या है? बाह्य कोण है। तो ये जो बाह्य कोण होता है अपने सुदूर अंतःकोण का मतलब अपने दूर वाले अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यही बात यहां पर लिखेंगे कि ये जो बाह्य अंतःकोण जो PAC है, PAC जो बाह्य कोण है वो अपने दूर के अंतःकोण मतलब ABC और ACB के बराबर होगा। एंगल ABC और एंगल ACB के योगफल के बराबर होगा। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोष्टक में कि जो बाह्य कोण होता है अपने सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है बातें? ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और इनका मान भी रख दो, इनका मान रख दो। तो आपको पता है PAC ये पूरा का पूरा बाह्य कोण है PAC, एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसका मान कितना? एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल ABC का मान एंगल 1, एंगल ACB का मान एंगल 1। 2 बार एंगल 2 बराबर 2 बार एंगल 1, 2 से 2 को उड़ा दिया तो यहां पर हमने सिद्ध कर दिया एंगल 2 बराबर एंगल 1। अब देखो फायदा, एंगल 2 कौन सा वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? जो हमें सिद्ध करना वही वाला है ना। तो हमें कौन सा सिद्ध करना है? DAC। तो हम नीचे वाला एंगल 2 लिख देंगे कि एंगल 2 की जगह लिख दिया DAC और एंगल 1 की जगह लिख दिया BCA। क्या? ये वाला BCA। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बड़े ही आराम से प्रूव हो चुका है ना? समझ में आ गई बातें? और एक चीज और ध्यान देना, ये जो दोनों कोण आपको दिख रहे हैं ये वाले जो अभी मैंने बराबर किया, ये वाला और ये वाला, ये क्या बना रहे हैं भाई? ये एकांतर अंतःकोण युग्म हैं। अब ये दोनों एकांतर अंतःकोण युग्म हैं और दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो लिखेंगे दोनों कोण एकांतर अंतः युग्म हैं, एकांतर अंतः युग्म है, इसलिए AD जो है समांतर हो जाएगा किसके? BC के। AD समांतर हो जाएगा किसके? BC के। अब दो बातें, एक तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि AD समांतर है किसके? BC के, और इसका हाल चाल लेना तो बाकी बचाया भी, तो इसको भी नीचे लेकर आओ। DC समांतर है AB के, DC समांतर है AB के। आपने क्या सिद्ध कर दिया? ये आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, ये हमने सिद्ध किया अभी। और ये हमें दिया है कि ये AB जो है वो CD के समांतर है। भाई जब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ABCD क्या बन जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। आगे बात समझ में? देखो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के तीन तरीके होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में। पहला तरीका जो आपने यहां पर लगाया कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर बन चुका समांतर चतुर्भुज। दूसरा तरीका ये है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर बन गया समांतर चतुर्भुज। दो तरीका हो गया कि या तो इसको समांतर कर दो, इसको समांतर कर दो तो भी समांतर चतुर्भुज है, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर कर दो तो भी समांतर चतुर्भुज है। या तीसरा तरीका यह है कि किसी एक पेयर को पकड़ो, बराबर भी इसी को कर दो, समांतर भी इसी को कर दो, तो भी ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है? तीन तरीके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे।
बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 9 हो चुका है ना, तो प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट हो चुके हैं अपने, है ना, कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया था। 10 में देखेंगे, 10 ही बहुत दमदार क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, एबीसीडी, ठीक है, जिसमें बिंदु P तथा Q सम्मुख भुजाओं AB और DC के मध्य बिंदु हैं। P AB का मध्य बिंदु है, Q CD का मध्य बिंदु है, ठीक है, समझ में आ गया कि ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, अच्छी बात है ये। यदि भुजा AQ भुजा DP को बिंदु S तथा भुजा BQ भुजा CP को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, तो ये तीन बातें हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहली बात, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, आपको ये सिद्ध करना है। जरा APCQ पर फोकस करो, APCQ पर, है ना, फोकस करो यहां पर, APCQ पर, दिख गया। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, जब हमें दिया है कि भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिया है हमें, समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये AB पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के, AB समांतर किसके, CD के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, AB समांतर CD के। तो मैं एक बात लिख सकता हूं क्या भाई, जब ये पूरा का पूरा AB पूरे के पूरे CD के समांतर है तो इस AB का छोटा सा भाग AP और इस CD का छोटा सा भाग CQ आपस में समांतर हो जाएंगे, मतलब कि AP समांतर किसके, CQ के। बात समझ में आ गई। AB का छोटा सा भाग AP और CD का छोटा सा भाग CQ, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अच्छा जब ये दोनों समांतर चतुर्भुज है तो ये AB जो है वो CD के बराबर भी होगा, तो मैं लिखूंगा AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। अब AB बराबर है CD के, ठीक है, क्या मैं दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 1/2 AB बराबर हो जाएगा। जब पूरा का पूरा AB पूरे के पूरे CD के बराबर है तो आधा AB आधे CD के बराबर होगा, क्योंकि P मध्य बिंदु है, Q भी मध्य बिंदु है, तो आधे AB को या तो मैं ये लिखूं या तो ये लिखूं, मेरी मर्जी। आधे AB को, ये पूरा AB है, आधे AB को मेरी मर्जी मैं AP लिखूं, मेरी मर्जी मैं BP लिखूं, कौन सा लिखूंगा जिसका मुझे यूज करना है। तो आधे AB को मैं क्या लिख दूंगा, AP, आधे AB को मैं क्या लिख दूंगा, AP, और इसी प्रकार बताएंगे आधे CD को मैं क्या लिखूंगा, CQ, आधे CD को क्या लिखूंगा, CQ। दो लाइन ध्यान से देखो, क्या सिद्ध कर दिया मैंने कि भाई ये जो AP है ये CQ के बराबर भी है, CQ के समांतर भी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 3 नियम बताए थे आपको, 3 नियम आपको बताया गया कि वो 3 नियम कौन कौन से हैं जिससे किसी भी चतुर्भुज को आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। 3 नियम में तीसरा नियम मैंने यही बताया था कि एक पेयर को, किसी भी एक जोड़े को, सम्मुख भुजाओं को बराबर भी कर दो, पैरेलल भी कर दो, समांतर भी कर दो, है ना, बराबर भी कर दो, समांतर भी कर दो, तो बन जाएगा वो समांतर चतुर्भुज। हमने बराबर भी कर दिया, समांतर भी कर दिया, मतलब कि APCQ क्या बन गया, मतलब कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात क्लियर है सबको, चतुर्भुज है। आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। DPBQ को जरा फोकस करेंगे, DPBQ, ये रहा DPBQ। तो इस वाले समांतर चतुर्भुज की अब बात हो रही है। जैसा आपने रेड वाले को किया है, पहले पार्ट को किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप दूसरे पार्ट को भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बोलेंगे यही वाला सेम टू सेम, जैसा अभी किया वैसे ही खेलेंगे। सबसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वही बात लिखेंगे बिल्कुल, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। अब जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ये पूरी की पूरी भुजा ABCD के समांतर, AB समांतर है CD के। AB का छोटा सा पार्ट कौन सा लेना है, इस बार ग्रीन वाला लेना है, BP, तो BP समांतर हो जाएगा। CD का छोटा सा पार्ट कौन सा, DQ के समांतर हो जाएगा, ठीक है। एक इसको घेर दो
और इसी प्रकार से भाई ये ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर भी है, तो आधा ए बी जो है वो आधा सी डी के बराबर हो जाएगा। अब आधे को क्या लिखना है, मेरी मर्जी, मैं ग्रीन वाले को लिखूंगा। आधे ए बी को लिख देंगे बी पी और आधे सी डी को लिख देंगे डी क्यू। इन दोनों को ध्यान से देखो, एक इसको और एक इसको, ये दोनों बराबर भी हैं, ये दोनों समांतर भी हैं। मैं लिख सकता हूं कि डी पी बी क्यू, इसलिए डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब खेलेंगे इसी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ध्यान से देखेंगे, थर्ड पार्ट। ये दोनों तो समझ में आ गया ना कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया। अब किसको सिद्ध करना है, अब ये बीच में जो बर्फी सा दिख रहा है, काजू कतली, उसको हमें सिद्ध करना है ना। ये वाला भाई दिख रहा है, ये इसको मोटा सा बना देता हूं मैं जिससे कि अच्छा सा दिखे आपको। इसको हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है। आप रेड वाले चतुर्भुज को जो पहले पार्ट में किए हैं उस पे ध्यान दें, उस पे फोकस करें। ए पी सी क्यू, इन दोनों में जब इसको मैंने एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो भाई ए क्यू जो भुजा है वो पी सी के समांतर होगी। ए क्यू जो भुजा आपको दिख रही है ये वाली ए क्यू, ये पी सी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा ए क्यू जो है वो समांतर हो जाएगी ये वाली भुजा सी पी के। अब ए क्यू का छोटा सा पार्ट जो हमें चाहिए, ए क्यू का कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला क्यू एस। तो ए क्यू का छोटा सा पार्ट क्यू एस समांतर हो जाएगा सी पी के छोटे से पार्ट पी आर के। इसको घेर दो, बक्से से बाहर ना चला जाए। जैसे इसमें खेला है रेड वाले में, वैसे ही ग्रीन वाले मतलब कि दूसरे पार्ट में आपको खेलना है। डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो डीपी बीक्यू को ध्यान से देखना, तो इसका डीपी जो है वो बीक्यू के समांतर हो जाएगा। तो डीपी समांतर हो जाएगा बीक्यू के। डीपी का कौन सा छोटा सा पार्ट लेंगे, पीएस ले लिया, और बीक्यू का कौन सा छोटा सा पार्ट लेंगे, क्यूआर। ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। इन दोनों को ध्यान से देखना, हमने सिद्ध कर दिया कि ये QS PR के समांतर है और ये PS QR के समांतर है। मतलब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। जब भी आप दोनों सम्मुख भुजाओं को, दोनों आमने सामने वाली भुजाओं को आपस में समांतर सिद्ध कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः PSQR, इसलिए PSQR एक, इन दोनों पॉइंट से हो रहा है ये, P एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बातें एकदम जबरदस्त तरीके से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे हम। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 में बात हो रही कि ABCD एक पतंग है। पतंग तो उड़ाए ही हो आप लोग, है ना। पतंग पता है कैसा होता है, नहीं पता है। मैथ वाला पतंग नहीं पता है, मैथ्स में अलग पतंग बनती है। मैथ्स के पतंग का कुछ नियम कानून है भाई, ऐसी पतंग होती है मैथ्स की जिसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इनका जो एक विकर्ण ये वाला होता है, ये विकर्ण इन कोणों को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। ये पतंग के बारे में छोटी सी नॉलेज आपके लिए थी। तो पतंग बनाना नहीं है, पतंग उड़ाना नहीं है, पतंग सीखना भी है। मैथ्स वाला पतंग है ना, मैथ्स वाला पतंग नहीं सीखोगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। यहाँ देखो ध्यान से, ABCD एक पतंग है जिसमें AB बराबर AD, मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, मतलब BC बराबर CD, BC बराबर CD है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। आगे, तब सिद्ध कीजिए कि क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति एक आयत होगी। जो आपको ये इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त एक आकृति दिख रही है, इसको हमें आयत सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं।
सबसे पहला काम ये होता है मध्य बिंदु में जो हम खेल खेलते रहते हैं, मध्य बिंदु का एक ही खेल हमें समझ में आता है भाई, वो खेल है कि इसको सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद समांतर चतुर्भुज से कहां जाना होगा, आयत के पास। तो समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण अगर आपने 90 अंश के बराबर सिद्ध कर दिया तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। क्लियर है? तो स्टेप 1 क्या है, PQRS को आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम, ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, ध्यान देंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बात थोड़ी सी ज्यादा लिखूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम कि P, पहले इसको इसके समांतर सिद्ध करा देता हूं मैं, इसको इसके समांतर सिद्ध कराना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज को पकड़ो, इस त्रिभुज को, अब इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो PAB का तथा SAD का मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे, PAB का तथा SAD का मध्य बिंदु है, SAD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये बात क्लियर है? तो जब मध्य बिंदु है, जब ये दोनों मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है, आपको बात पता ही चल गई है। PS समांतर हो जाएगा BD के, PS समांतर हो जाएगा BD के, ठीक है, PS समांतर हो जाएगा BD के, PS हाफ भी हो जाएगा BD के, PS जो है वो आधा भी हो जाएगा, तो आधा वाला बाद में लिखेंगे, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो QR है ये समांतर किसके हो जाएगा, BD के। इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, अच्छा ये किस त्रिभुज में था, त्रिभुज का नाम नहीं लिखे, यहाँ भी त्रिभुज का नाम लिख देंगे। यहाँ का कौन सा त्रिभुज था ऊपर वाला, ABD में, त्रिभुज ABD में। ऐसे ही BCD में क्या हो जाएगा, BCD में आप ऐसे ही खुद सिद्ध कर लेना कि QR जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, BD के। ठीक है, तो इन दोनों से समीकरण 1 समीकरण 2 से मैं एक बात लिख सकता हूं कि भाई PS भी BD के समांतर है, ये वाला PS भी BD के समांतर है, ये वाला QR भी BD के समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आज मैंने करा दिया आपको। तो PS जो है वो QR के समांतर हो जाएगा, BD यहाँ भी BD यहाँ भी, तो ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे। पहली बात, PS जो है वो QR के समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपने ये सिद्ध किया कि PS QR के समांतर हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि PQ SR के समांतर हो जाएगा, है ना। जब ये वाली रेखा लेंगे, इनको मध्य बिंदु बताएंगे, इस वाली त्रिभुज में देखेंगे एक बार इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, तो आप सिद्ध कर सकते हैं कि PQ जो है वो SR के समांतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से PQ जो है वो SR के समांतर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो लिख ही देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज बाद में हो जाओगे। इस वाले विकर्ण को भी ले लेंगे, इसी प्रकार से इस वाले विकर्ण को लेंगे, इस वाले विकर्ण को एक बार लेंगे आप, है ना। इस वाले विकर्ण को लेने के बाद क्या कहानी होगी, ध्यान देंगे एक बार, क्या कहानी यहाँ पर होगी। यहाँ पर कहानी ये होगी कि S इसका मध्य बिंदु, R इसका मध्य बिंदु, मतलब SR जो है वो किसके समांतर हो जाएगा, AC के समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे SAD तथा RCD का मध्य बिंदु है, S तथा R AD तथा CD के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं। अब जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो मैं लिख सकता हूं कि भाई SR जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, AC के। SR जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, AC के। SR समांतर AC के, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि PQ समांतर AC के, सेम इसी प्रकार से क्या PQ समांतर हो जाएगा AC के। कर लोगे ना खुद से, ये वाला इधर वाला तो कर लोगे। इधर का मैंने बता दिया कि SR समांतर है AC के, इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि PQ भी समांतर हो जाएगा AC के, PQ भी समांतर हो जाएगा किसके, AC के। तो इन दोनों समीकरण को देखेंगे, कौन कौन से समीकरण, 4 तथा 5 को दोनों AC के समांतर हैं, तो ये दोनों आपस में भी समांतर हो जाएंगे, PQ और SR आपस में भी समांतर हो जाएंगे, और ये समीकरण संख्या 6 बन जाएगी। समीकरण संख्या 3 तथा 6 को देखें कि PS समांतर है QR के, PQ समांतर है SR के। फाइनली मैं ये सिद्ध कर चुका हूँ, ध्यान देना यहाँ पे,
ध्यान देना यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, जो मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो ध्यान देना यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से। यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया भाई पहले वाले में क्या, पी एस समांतर है क्यू आर के, ये पी एस जो है ये समांतर है क्यू आर के। दूसरा हमने सिद्ध कर दिया पी क्यू समांतर है एस आर के, ये जो पी क्यू है ये समांतर है अपने सामने वाली भुजा एस आर के। तो इन दोनों समीकरणों से मैं बोल सकता हूं कि ये पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, इन दोनों समीकरण की हेल्प से आप क्या करेंगे, बोल देंगे कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहला स्टेप ये है कि इसको समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद इसका कोई भी एक कोण आप 90 अंश के बराबर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बात ये फंसती है ना कि भाई इसका कोण 90 अंश कैसे करें, बात सही है। एक काम करते हैं, पहले हम ये दिखाते हैं कि ये 90 अंश है, ये वाला कोण कैसे दिखाओगे। अभी इसको दिखाने के लिए आपको ये दोनों कोण, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान दें, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा AOD में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में। यहाँ पे तीन बातें जल्दी से बता दो, कौन कौन सी तीन बातें लेनी है। पहली बात ये AB बराबर AD, पहली बात ये AB बराबर AD ऐसा हमें दिया है, ऐसा हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना AB बराबर AD, यहाँ देखो ना। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर दिया, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन दिख रही है, AO बराबर AO, क्या दिख रही है, AO बराबर AO, कॉमन भुजा है ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी ये, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि भाई पतंग के विकर्ण जो होते हैं ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, तो लिख देंगे BO बराबर DO, पतंग के विकर्ण होते हैं BO बराबर DO। तो ये तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज AOD के, AOB सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज AOD के। अब जब दोनों सर्वांगसम हो गए तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे AOB और AOD। तो एंगल AOB बराबर एंगल AOD है ना CPCT से। तो जब दोनों बराबर होंगे और ये दोनों एक सरल रेखा के ऊपर के कोण है तो दोनों का योगफल भी 180 अंश के बराबर होगा। तो लिखेंगे इन दोनों का योगफल जो है AOB प्लस AOD, ये 180 अंश के बराबर होगा। अब दोनों बराबर हैं, दोनों का योगफल भी 180 अंश के बराबर है, तो ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि एंगल AOB जो है वो 90 अंश का है, मतलब ये वाला जो कोण है AOD भी 90 अंश का है, दोनों 90 अंश के हैं। तो ये वाला कोण हमने फाइनली सिद्ध कर दिया, ये वाला कोण हमने फाइनली सिद्ध कर दिया कि भाई ये 90 अंश का कोण है। तो लेकिन सर ये नहीं करना था आपको, आप बोले थे पहले कि भाई PQRS एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है, इसका कोई एक कोण 90 अंश करना था, या तो P या तो Q या तो R या तो S। तो मैं S को करने वाला हूं 90 अंश। ध्यान देना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो छोटा सा आपको चतुर्भुज दिख रहा है ये वाला, ये तो 90 सिद्ध हो चुका है यहाँ वाला। अगर इस छोटे से जो छोटा सा आपको चतुर्भुज दिख रहा है, इस छोटे से चतुर्भुज को अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये समांतर चतुर्भुज है, कैसा समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। लेकिन बात क्या है कि भाई इतने छोटे चतुर्भुज को समांतर कैसे सिद्ध करोगे, करूंगा ना, अभी ध्यान दो, बस करेंगे, इसको भी समांतर सिद्ध करेंगे। कैसे, ध्यान दो, आपने स्टार्टिंग में सिद्ध किया था कि ये PS जो है वो BD के, PS जो है वो BD के क्या है, समांतर है। तो भाई जब PS BD के समांतर होगा तो PS का छोटा सा टुकड़ा PSE, PS का छोटा सा टुकड़ा SE, देखो यहाँ पर पहले हमने सिद्ध किया था कि PS समांतर है BD के,
कहां पर, यहां पर PS समांतर है BD के, तो PS का छोटा सा टुकड़ा SE और BD का छोटा सा टुकड़ा OH आपस में समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है कि भाई इसका ये छोटा सा टुकड़ा, इसका ये छोटा सा टुकड़ा भी आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने ये भी सिद्ध किया था कि ये SR जो है वो AC के, SR जो है वो AC के समांतर है। यहां पर SR जो है वो AC के समांतर है, तो SR का छोटा सा टुकड़ा SH और AC का छोटा सा टुकड़ा EO आपस में समांतर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब आमने सामने की भुजाएं आपने आपस में समांतर करवा दी तो ये छोटा सा चतुर्भुज क्या बन चुका है? समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे EOHS, EOHS एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम लिख देता हूं मैं, समझ जाना, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है। अतः ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल EOH बराबर एंगल EOH बराबर एंगल ES या एंगल S लिख देता हूं, इसको समझ जाना, इसको एंगल S लिख दिया। ये 90 डिग्री हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री के हो चुके हैं पहले से ही। तो ये EOH 90 है, तो ये वाला भी कोण कितना, 90 हो जाएगा। तो एंगल S का मान कितना हो गया, 90 हो गया। एक लाइन खुद से लिख लेंगे कि भाई समांतर चतुर्भुज PQRS में एंगल S का मान 90 डिग्री के बराबर है। अतः यह एक क्या हो जाएगा, यह एक आयत हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो ये समांतर चतुर्भुज था, इसका एक कोण हमने 90 अंश के बराबर कर दिया और इसको आयत सिद्ध कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या बोल रहा है। 12 में बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बहुत सारी बातें आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि भाई इनके विकर्ण बराबर हैं, AB बराबर AC बराबर BD, इनके विकर्ण AC बराबर BD हैं। दूसरी बात आपको यह सिद्ध करना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं AO बराबर OC और BO बराबर OD आपको सिद्ध करना है। क्या? AO बराबर OC और BO बराबर OD, ये दूसरी बात आपको सिद्ध करनी है। तीसरी बात आपको क्या सिद्ध करनी है? तीसरी बात आपको ये सिद्ध करनी है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब AOD COD या ऐसे लिख लो AC परपेंडिकुलर BD, AC परपेंडिकुलर BD, ये आपको तीन बातें सिद्ध करनी है। ये तीन बातें सिद्ध करोगे तब जाके 2 लाइन का जो क्वेश्चन दिख रहा है तब ये सिद्ध होगा। आ जाओ खेलते हैं, आ जाओ खेलते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? सबसे पहले इसकी बात करते हैं, AC बराबर BD, मतलब ऐसा त्रिभुज लेना है जिससे कि ये काम बन जाए, AC और BD दोनों आ जाएं। तो ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं आप, एक तो ABD और दूसरा क्या, दूसरा ले सकते हैं आप ABC, दूसरा ले सकते हैं ABC। मतलब कहने का है जिसमें दोनों के दोनों विकर्ण आते हों, दोनों के दोनों विकर्ण आ रहे हों और एक भुजा कॉमन भी मिल गई, तो इसीलिए मैंने ये दोनों त्रिभुज लिया है यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करो। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? सबसे फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें इस पार्ट की, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा ABC में, ABD तथा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे एक बार। सबसे पहले लिखेंगे भाई AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा है, AB बराबर AB, ये तो आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या दिख रही है? दूसरी बात आपको क्या दिख रही है कि यहाँ पर वर्ग दिया है, ये दिया है कि ये एक वर्ग है, तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ ग्रीन वाला भी 90 अंश का, और रेड वाले त्रिभुज का देखेंगे तो ये कोण भी आपको 90 अंश का दिखेगा। तो लिख देंगे कि ये दोनों कोण आपस में कितने कितने के हैं? 90 अंश के। तो एंगल BAD बराबर एंगल BAD बराबर ABC, एंगल ABC 90 डिग्री ईच, दोनों के दोनों कितने हैं? 90 अंश के, 90 डिग्री प्रत्येक, 90 डिग्री प्रत्येक। तीसरी बात ढूंढ के बताओ मुझे। ये बता दिया कि ये उभयनिष्ठ है, ये बता दिया कि ये कोण बराबर है। तीसरी बात, ये भुजाएं चारों की चारों बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर होंगी। AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो भाई ये दोनों के दोनों त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम हो चुका है। किसके? त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम हो चुका है BAC के।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। कौन से नियम से? तो एक भुजा लिया था, एक कोण लिया था, एक भुजा लिया था, तो भुजा कोण भुजा एस सर्वांग समता कसौटी के अनुसार। क्लियर है बातें? तो ये जब दोनों सर्वांग सम हैं तो जरा बताना मुझे कि क्या ये बात सिद्ध हो चुकी है कि AC बराबर BD। AC BD को देखो, BD सेकंड और थर्ड पोजीशन, AC सेकंड और थर्ड पोजीशन, मतलब ये दोनों संगत पार्ट हैं आपस में, तो संगत भुजाएं इसकी समान हो जाएंगी। AC बराबर BD बाई CPCT हम यहां से लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। बात करेंगे दूसरे पार्ट की। अब बात करेंगे दूसरे पार्ट की। AO बराबर OC और BO बराबर OD। इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज कौन सा लेना है? मजे की बात तो वही है ना। तो यहां पर हम आमने सामने वाला त्रिभुज ले लेंगे। पहले तो इसको हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए इसको हटा देता हूं। अब मैं बताता हूं कि अब कौन सा त्रिभुज हमें लेना है। अब हमें जो लेना है ना, सबसे पहले एक तो AOB ले लो, आमने सामने वाला त्रिभुज जिसमें ये चार की चारों भुजाएं आती हों, ये चार की चारों भुजाएं जिसमें दिख रही हों, है ना। और दूसरा त्रिभुज ले लिया इसके जस्ट सामने वाला, ये वाला त्रिभुज ले लिया। दूसरा त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम कर दो और बाई CPCT लिख देना कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बात खत्म। लेकिन बात ये है कि सर्वांगसम करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहली बात कि भाई ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। दूसरी बात ये है कि ये दोनों समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। क्यों? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो ये तीन बातें आपको दिख गई, तीनों बातें फटाफट से लिख देंगे। तो सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है? सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि त्रिभुज AOB तथा COD में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर CD, AB बराबर CD, है ना। वर्ग के सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लिख लेना। दूसरी बात क्या है कि भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन और ये एक तिर्यक रेखा, तो यहां पर हो जाएगा एंगल ABO बराबर CDO, ABO बराबर CDO। क्यों? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तीसरी बात, एंगल ये वाला कर दिया ना ABO, अब ये डबल वाला करो, BAO बराबर DCO, BAO बराबर DCO। कारण क्या हो जाएगा? कारण यही हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो ये तीन बातें हमने लिख दिया। जब तीन बातें लिख दिया तो ये दो के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। कौन कौन से? त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो चुका है, त्रिभुज COD के कौन से नियम से सर्वांगसम हो रहा है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर लग रहा है कोण भुजा कोण, ASA सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार, ASA सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। क्लियर है बातें? जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो AO किसके संगत में आएगा? OC के। तो लिखेंगे AO बराबर OC, यहां से भी देख सकते हो ना, AO OC, है ना। और दूसरी बात, BO बराबर हो जाएगा OD के, BO बराबर हो जाएगा OD के। ये दोनों मैंने कैसे लिखा? CPCT से लिख दिया, और यही आपको सिद्ध करना था। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरी बात, परपेंडिकुलर, लंब समद्विभाजित करना ना। अभी तक हमने बस यही सिद्ध किया कि दोनों समद्विभाजित करते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है कि समकोण पर, तो चलो 90 अंश का कोण सिद्ध करते हैं। 90 अंश का कोण यहां पर हम सिद्ध करने वाले हैं। तो भाई 90 अंश का कोण सिद्ध करने के लिए आपको दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। मैं सोचा कैसे कि कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, वो भी तो बता दूं आपको। मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये दोनों ना 180 अंश के कोण हैं। इन दोनों का योगफल जो है, ये पूरा कोण जो आपको दिख रहा है 180 अंश का है, ये बात बिल्कुल पक्की है। जब ये पूरा का पूरा कोण 180 अंश का कोण है, तो अगर किसी जुगाड़ से मैंने ये कर दिया कि ये दोनों बराबर कोण हैं, तो 90 का ये हो जाएगा, 90 का ये, बात खत्म। लेकिन बराबर कैसे होंगे? ये दोनों बराबर कैसे होंगे? जब ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही पर है कि ये दोनों त्रिभुज आप सेलेक्ट करेंगे, इनको हाईलाइट करेंगे और इनको हम सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं। एक ये वाला त्रिभुज हो गया और दूसरा आपका ये वाला त्रिभुज हो गया।
इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहले इनका नाम लिख लो। पहले लिखेंगे त्रिभुज BOC तथा DOC में, त्रिभुज BOC तथा, अच्छा ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही रट के जाना है कि यही दोनों त्रिभुज, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी, मतलब पास पास के, है ना। BOC तथा DOC में, त्रिभुज DOC में। अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, जैसा कि आपको पता है ये दोनों वर्ग हैं और वर्ग की जो सारी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो BC भुजा है वो CD भुजा के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो पहली बात BC बराबर CD, ये पहली बात, वर्ग की भुजाएं लिख लेना, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि दोनों में CO आ रहा है, तो CO बराबर CO उभयनिष्ठ, CO बराबर CO, क्यों? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी ये। और तीसरी बात ये कि DO बराबर BO, DO बराबर BO यहां पर सिद्ध कर दिया है मैंने, DO बराबर BO, क्यों? तो यहां पर सिद्ध कर दिया है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख लेंगे ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिख गए, मतलब इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज DOC और BOC सर्वांगसम त्रिभुज है। किसके? BOC DOC के सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। अब जब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे बाई CPCT, तो लिख देंगे एंगल BOC बराबर एंगल DOC बाई CPCT। हमें ये भी पता है कि इन दोनों कोणों का योगफल जो है 180 अंश के बराबर होगा, तो एंगल BOC प्लस एंगल DOC इसका मान 180 अंश के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित, या ये भी लिख सकते हैं BD एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है तो एक तरफ का कोण 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर BOC को तो ऐसे ही रहने दो, DOC की जगह हम BOC लिख देंगे यहाँ इसकी जगह पे, क्योंकि इसका मान BOC के बराबर है तो इसकी जगह भी BOC लिख दो। 2 बार BOC 180, तो BOC का मान कितना आ जाएगा? 180/2 मतलब कि 90 डिग्री। तो यहाँ से ये सिद्ध हो चुका है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? BD के। आ गई बातें समझ में? 3 बात आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। आसान तो है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 ये रहा और इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर DQB। DP और QB आपस में, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर है। ये दोनों की दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर दी हुई हैं पहले से ही। तो आपको ये 4 बातें आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहली बात क्या है? APD और CQB, APD और CQB। कहाँ है APD? ये रहा। कहाँ है CQB? ये रहा। इन दोनों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। बड़ा ही आसान है, जैसा कि आपको दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, मतलब सामने आमने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ABC बराबर AD, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या बताएंगे कि भाई ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरी बात क्या बताएंगे कि ये जो विकर्ण है ये दोनों समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा बन रहा है विकर्ण, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण। ये 3 बातें फटाफट लिखेंगे और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या कर देंगे? सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कर देंगे। किस प्रकार से? ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में क्या हो रहा है? इन दोनों में क्या खेल चल रहा है? यहां पर सबसे पहले लिखेंगे AD बराबर BC, AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पूरा लिख लेना यहां पर, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, BQ बराबर DP, BQ बराबर DP, तो DP बराबर BQ लिख देंगे, दिया है। DP बराबर BQ दिया है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है एंगल ADP बराबर कोण ADP बराबर हो जाएगा किसके?
कोण CBQ के, CBQ के, CB है ना, हाँ CBQ के, क्यों? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। और ये भी लिख सकते हैं भाई कि ये आमने सामने जो AD है और BC है दोनों पैरेलल हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, इसलिए इनके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर चल रहे हैं। क्लियर है बातें? तो ये तीन बातें आपने लिखा, मतलब कि भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, APD और दूसरा क्या है CQB आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। कौन सी कसौटी के अनुसार? तो SAS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार। ठीक है, यहां तक ठीक है बिल्कुल। पहला दूसरा CPCT से लिख देंगे भाई कि ये AP जो है स्टार्टिंग में AP CQ के बराबर हो जाएगा, AP बराबर CQ CPCT से, इसी के CPCT से क्या आ गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब हमें ये प्रूव करना है कि AQB जो है वो CPD के सर्वांगसम है। ध्यान देंगे यहाँ पे AQB, इसको हटा देता हूं अभी मैं थोड़ी देर के लिए, और अभी देखते हैं अभी अपना कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम करना है। अभी हमें करना है AQB ये वाला, और दूसरा क्या है CPD ये वाला, इन दोनों को खेलना है। अब पहली बात तो आपको दिख गई होगी, पहली बात आपको क्या दिखनी चाहिए कि भाई ये वाली साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि ये वाली भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि ये दोनों समांतर रेखाएं और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये वाला एकांतर अंतःकोण इस वाले एकांतर अंतःकोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है। और तीसरी बात क्या ढूंढोगे कि भाई ये जो BQ है वो DP के बराबर है, ये ऐसा में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो तीन की तीन बातें आपको मिल चुकी हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, फिर से SAS नियम के अनुसार। तो ये बातें लिखेंगे फटाफट। कैसे? ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में कौन कौन सा त्रिभुज लिया आपने, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AQB तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया था CPD में। सबसे पहले हम इनके सम्मुख भुजाओं को बराबर कर देंगे, AB बराबर CD, कारण खुद से लिखेंगे आप यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरी बात ये हो गई कि ABQ बराबर CDP बराबर CDP, क्यों? एकांतर अंतःकोण। तीसरी बात बताएंगे जल्दी से, तीसरी बात आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? तो तीसरी बात हो जाएगी, कौन सा बताया था ये, अच्छा या जो दिया है BQ बराबर DP, ये हमें गिवन है, दिया है, ये हमें गिवन है, मतलब कि दिया है DP, ये हमें दिया है। क्लियर है? तीनों बातें क्लियर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज भाई सर्वांगसम हो चुके हैं। कौन कौन से? त्रिभुज AQB, यहां बोल सकते हैं त्रिभुज AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज CPD, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। CPD है ना, AQB CPD, ठीक है। कौन से नियम के अनुसार? SAS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब बाई CPCT आप लिखेंगे AQ बराबर CP, क्या लिखेंगे? AQ बराबर CP बाई CPCT। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों ही सिद्ध हो चुका है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, आपको ऐसा कुछ सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये APCQ। अब इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बहुत सारे नियम हैं, यहाँ पर सारे नियम लगा भी सकते हो, लेकिन देखते हैं कौन सा नियम बेहतर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इसके बराबर होगा, क्योंकि बाई CPCT यहाँ से लिख सकते हो ना, पहले वाले पार्ट से बाई CP, देखो दो बातें हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में बाई CPCT एक बात और लिख सकते हैं हम, कहाँ गया, हाँ ये वाला, यहाँ से बाई CPCT एक बात और लिख सकते हैं कि भाई इसकी ये वाली भुजा
इस भुजा के बराबर है ना, क्योंकि ये वाला त्रिभुज पहले पार्ट में क्या था, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम थे, तो बाई सिंप्लिसिटी AP बराबर QC हो जाएगा, यहाँ से AP बराबर QC हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी, और इसको समीकरण संख्या 1 बना दिया। ऐसे ही तीसरे वाले में, तीसरे वाले का बाई सिंप्लिसिटी यहीं दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, है ना, और इसका सिंप्लिसिटी यहाँ पे लगा दो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, इस भुजा के क्या है, बराबर है। कौन सी भुजा, AQ बराबर CP, AQ बराबर, देखो ना AQ यहाँ पर, CP यहाँ पर, CP, इसको समीकरण संख्या 2 बना लो, 1 तथा 2 से। भाई 1 से मैंने सिद्ध कर दिया कि ये भुजा इसके बराबर, 2 से हमने सिद्ध कर दिया ये भुजा इसके बराबर। जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से APCQ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के तीनों नियम पता होने चाहिए, कैसे कैसे सिद्ध करते हैं आज ही की क्लास में बताया हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 14 की। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने इस NCERT का क्वेश्चन है, इसको NCERT में कराया भी था मैंने, है ना, वहाँ भी बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है, एक इसका जबरदस्त रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको कि कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, E और F जो है मध्य बिंदु दिए हुए हैं, AB का मध्य बिंदु E है और CD का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो ये इसका विकर्ण DP है वो समत्रिभाजित हो रहा है इन दोनों रेखाओं के द्वारा। फाइनली आपको ये सिद्ध करना है कि DP बराबर PQ बराबर QB। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर सारे के सारे थ्योरम यहाँ पर लगते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ABCD जब एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान देना यहाँ पे, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। पहली बात तो ये, अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। AB समांतर हो जाएगा CD के, AB समांतर हो जाएगा किसके, CD के। अब जब AB समांतर CD के है तो AB का छोटा सा पार्ट AE और CD का छोटा सा पार्ट CF भी आपस में समांतर हो जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा AB पूरे के पूरे CD के समांतर है, तो इसका छोटा सा पार्ट AE, इसका छोटा सा पार्ट CF भी आपस में समांतर हो जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अब क्या कि AB जो है ना बराबर भी है CD के, समांतर तो है ही, बराबर भी है, दोनों तरफ हाफ कर दो, आधा कर दो, आधा AB बराबर आधा CD, क्योंकि AB का मध्य बिंदु E है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, CD का मध्य बिंदु F है, ये दोनों आपस में बराबर। अब आधे AB को क्या लिखना चाहिए, आधे AB को मैं ये लिखना चाहता हूं, है ना, आधे AB को मैं AE लिखूंगा, और इसी प्रकार से आधे CD को मैं क्या लिखूंगा, CF लिखूंगा। यही दोनों क्यों, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि भाई आपको सिद्ध ये करना है, अभी मैं जो सिद्ध करना चाह रहा हूं, ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है, तो जिसकी जरूरत है वही तो लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आपने ये देखा यहां तक कि यहाँ पर ये दोनों बराबर भी हैं, समांतर भी हैं, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, मतलब ये AE जो है वो FC के बराबर भी है, AE जो है वो FC के समांतर भी है। जब भी ऐसा केस होता है तब हम बोल सकते हैं कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अतः 1 तथा 2 बना दो ना इसको, 1 तथा 2, 1 तथा 2 से इसका नाम क्या हो जाएगा, AECF। AECF एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बातें यहां तक? ये सबसे पहला काम क्या करना था, इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाना था, जो मैंने बना दिया। क्लियर है? जब ये समांतर चतुर्भुज है, कौन, इसको और पूरा का पूरा बना दो ना। जब समांतर चतुर्भुज बन चुका है तो इसको पूरा ही बना दो। ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है बढ़िया से। ठीक है, ये भी पता है आपको कि ये एक मध्य बिंदु है। ये क्या है, एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो भाई जब ये मध्य बिंदु है और ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक त्रिभुज देख के कुछ याद आ रहा है क्या, कौन सा त्रिभुज जिसमें ये मध्य बिंदु बन जाए, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसकी बात कर रहा हूं मैं।
यहां पर मध्य बिंदु के प्रमेय का विलोम लगता है, विलोम लगता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होगी, कौन कौन सी, AF समांतर CE। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो मैं लिख सकता हूं AF समांतर होगा CE के, बिल्कुल। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली जो भुजा है AF वो CE के समांतर होगी। और जब AF का मैं छोटा सा पार्ट ले सकता हूं AP, ये किसके समांतर हो जाएगा, CE का छोटा पार्ट ले लिया QE। तो आपने देखा कि एक त्रिभुज में ये इसके समांतर है और ये वाला मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, Q भी इसका एक मध्य बिंदु हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ABP में कौन मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, E AB का मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर भी है, AP जो है वो QE के समांतर भी है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये हो जाएगा दोस्त कि मध्य बिंदु प्रमेय विलोम के अनुसार अगर E इसका मध्य बिंदु है तो Q भी क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु बन जाएगा। Q भी क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु बन जाएगा। तो Q PB का मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, PB का, जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसी का, Q PB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्लियर है बातें यहां तक कि Q PB का मध्य बिंदु है। और जब Q PB का मध्य बिंदु होगा मतलब इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, QP बराबर QB। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं निष्कर्ष निकाला कि QP बराबर QB हो जाएगा, QP बराबर QB हो जाएगा। ये समीकरण संख्या कौन सी बन गई, समीकरण संख्या ये बन चुकी है अपनी 3। ये खेल समझ में आ गया कि यहां तक कैसे हुआ। जो खेल यहां पर खेला है ऐसा ही खेल आपको इस त्रिभुज में भी खेलना है, DQC में। कौन से वाले में, DQC में, ये वाला। ये आपको खुद करना है ना, क्योंकि जिसको फिर भी नहीं समझ में आएगा, NCERT में मैंने ये करा रखा है पूरा का पूरा, ये आपको खुद करना है। मैं हिंट दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। जो आपने खेल यहां पर खेला है, आपने यहां पर दिखाया कि ये इसके बराबर है, वही खेल यहां पर है। आप बोलेंगे त्रिभुज DCQ में ये वाला मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है कि ये इसका मध्य बिंदु है, और ये जब पूरा का पूरा समांतर चतुर्भुज था तो ये पूरा इस पूरे के समांतर है, तो इतना पार्ट इतने पार्ट के समांतर होगा, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार P भी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। और जब P इसका मध्य बिंदु हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं DP बराबर PQ, DP बराबर PQ, मतलब ये वाला इसके बराबर। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं DP बराबर PQ बराबर QB हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात बताता हूं मैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन पे। और ये आखिरी क्वेश्चन आपको करना है, ये आखिरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये NCERT का क्वेश्चन है, सबसे आखिरी प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्नावली 8.2 का ये प्रश्न संख्या 6 है। जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं इसमें जितने भी आपके ट्रिक्स यूज हो रहे हैं, जितने भी प्रमेय यूज हो रहे हैं, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हाँ सर 15 नंबर का क्वेश्चन मैं खेल गया, बिल्कुल सही सही कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले। तो ठीक है, आज हमने शानदार 15 क्वेश्चंस देखे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको आपको समझना था, प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, समझ में तो आ ही गया, इसको ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और एक काम जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने बेहतरीन कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि हाँ सर ये समझ में आ गया, इसमें डाउट है, जो भी आपके मन की बात है वो सब कुछ दोस्त आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। एक छोटी और ज़रूरी बात चैनल के बारे में, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये
हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, मतलब इनको देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपको जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर लाने की। अच्छा स्कोर लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक काम और करना है, आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो करें और जबरदस्त पढ़ाई करते रहें, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।